अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंशाल्लाह जो है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की जो ट्यूमर्स एंड जो है मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर जो उनको देखेंगे। उसके बाद जो इंशाल्लाह हम जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, उसका लेक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने आज का जो हमारा टॉपिक है जुवेनाइल पॉलिप्स, और जुवेनाइल पॉलिप्स जो है बेसिकली इट यूजुअली सीन इन द इन्फेंट्स। ये इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते और ये बहुत रेयरली जो है मे बी आस्क्ड बाय एनआरई। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है, या आते ही नहीं है, बस आपने इसको गो थ्रू करना है कि जुवेनाइल पॉलिप्स होती है। तो जुवेनाइल से आपको पता लग रहा है कि इट यूजुअली अकर्स इन इन्फेंट्स। जो बातें मैं लिखूंगा वही बस जरूरी है। यूजुअली अकर्स इन इन्फेंट्स, और इनमें जो म्यूटेशंस होती हैं एसोसिएटेड विद द SMAD4 जीन म्यूटेशंस, ठीक है, SMAD4 जीन म्यूटेशंस, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टम है, ठीक है, लेकिन ये कहीं भी जो है वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जुवेनाइल पॉलिप्स हैं, दे कैन प्रोलैप्स ड्यूरिंग द डिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, प्रोलैप्स ड्यूरिंग डिफिकेशन प्रोसेस, और ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? दिस हैज नो मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है इसका, हैविंग नॉट मैलिग्नेंट पोटेंशियल एट ऑल, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पॉलीपेक्टमी जो है हम कर देते हैं, ठीक है, पॉलीपेक्टमी इज अ ट्रीटमेंट। तो ये सारा जुवेनाइल पॉलिप से रिलेटेड है। ये खुद ही आप देख सकते हो कि इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से आपको जो एमसीक्यूज नहीं पूछे जा सकते। बहरहाल आपका टॉपिक है, हमने जो इसको कवर करना था। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज पियर्स जेगर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इन विच देयर इज अ म्यूटेशन इन जीन, और उस जीन का नाम है STK11 दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 19। ये जीन है, इसमें म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो आपको पियर्स जेगर सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलन, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल हेमाटोमेटस polyp in small and large intestine, ठीक है। उसके बाद आपने जो पियर जेगर सिंड्रोम से रिलेटेड जो बात याद रखनी है, इट इज एसोसिएटेड विद द हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पेरिओरल एरिया, ठीक है। ये जो आपके लिप्स वाला एरिया होता है, इसके इर्द गिर्द जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये बात याद रखनी है कि ये कुछ बज़वर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो है आपको एनआरई वाले टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन बज़वर्ड को जो है वो नहीं बोलना। इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद मेलानिन पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स, माउथ एंड योर डिजिट्स आल्सो। लेकिन ये आपने लिप्स को नहीं बोलना, बिकॉज ऑफ आपको पेरिओरल हाइपरपिगमेंटेशन देखने को मिली, तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ पियर जेगर सिंड्रोम, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि रिकरेंट कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ड्यू टू द इंटरमिटेंट इंटरसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो रिकरेंट colicky abdominal pain, it is the most common presentation, occurs due to intermittent इंटरसेप्शन। आई थिंक इंटरसेप्शन को हमने देख लिया है, इट इज द टेलीस्कोपिंग ऑफ द बाउल पार्ट इनटू द अनदर बाउल पार्ट, ठीक है। तो इसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनीमिया हो सकता है, ठीक है। इनीमिया को होगा बिकॉज ऑफ देयर इज एन ऑनगोइंग ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द पॉलिप्स। ये जो पॉलिप्स बने होते हैं इनकी ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है। तो जब ऑटो एम्पुटेशन हो जाए तो अपनी जड़ों से उखड़ेंगे, तो वहां पर ब्लीडिंग होगी, तो इनीमिया आपको देखने को मिलता है ड्यू टू दिस कॉज। लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज देखने को मिलता है, ये भी इसी वजह से देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ देयर इज ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द पॉलिप्स। लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द पियर जेगर सिंड्रोम इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका स्टोमक में भी हो सकते हैं, आपको पेंक्रियाज में भी जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
एक्स्ट्रा क्लोनिक जो के एरियाज हैं, मोस्ट कॉमन आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद आपको जो स्टोमक में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पेंक्रियाज, लंग्स फीमेल में, ओवरीज, यूट्रस और ब्रेस्ट में, और मेल में जो है टेस्टिकुलर में भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं एक्स्ट्रा क्लोनिक फीचर जो है कैंसर के, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपने एवरी 3 ईयर जो है आपने कोलोनोस्कोपी करनी है विद कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन, जिसको हम आम जुबान में सर्वेलेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपने हर 3 साल बाद जो उसका सर्वेलेंस करना है, कैसे, आपने कोलोनोस्कोपी करनी है, और आपने जो है वो कॉन्ट्रास्ट स्टडीज करनी है, ठीक है, एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। ये जो फीमेल्स हैं, फीमेल शुड अंडरगो स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये जो आपका प्यूजेगल सिंड्रोम है, इट इज आल्सो associated विद द एक्स्ट्रा कोलोनिक कैंसर लाइक ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर। तो फीमेल शुड बी अंडरगोइंग स्क्रीनिंग फॉर द सर्वाइकल एंड द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसके बाद अगर मेलिग्नेंट चेंज आपको देखने को मिल जाए, जो कि इनमें बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मेलिग्नेंट लाइक जुवेनाइल पॉलिस में भी जो है वो इट हैज नॉट मेलिग्नेंट पोटेंशियल, इसमें भी जो है वो मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन वेरी रेयरली जो है अगर मेलिग्नेंसी जो है वो देखने को मिल जाए, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि रिजेक्शन इज द ओनली नेसेसरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपने जो वो रिजेक्शन जो है वो कर देनी है। अभी आपके लिए टॉपिक से थोड़े से बोरिंग होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स में आपने क्या कंसेप्ट बिल्ड करना क्या नहीं, तो ये सारी आपको जो है वो फिर ओवरवेलमिंग जो है वो लगते हैं छोटे टॉपिक्स। तो जब बड़े टॉपिक आएंगे लाइक कोलोन कैंसर नेक्स्ट राउंड, तो उसमें जो है फिर आपको थोड़ा बहुत जो है मजा आएगा पढ़ने का। तो ये छोटे मोटे टॉपिक है, यही होते हैं जो कि आपको जो है वो ओवरवेलमिंग करवाते हैं कि यार क्या है क्या नहीं, इसमें क्या याद करना है क्या नहीं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो बातें मैंने बताई बस वही याद रखो कि ये जगह सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है ड्यू टू म्यूटेशन इन द STK11 दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 19। ये भी आपसे भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपसे एक केस बना देंगे, केस में जो है आपको बजबट ये वाला लाजमी दिया होगा कि मेलानिन पिगमेंटेशन अराउंड द पेरिओलर एरिया जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको जो वो थोड़े से क्लोनिक फीचर जो है वो बता दिए जाएंगे, ठीक है। उस पेशेंट को एनीमिया है, ठीक है, रिगर एंड कोली की एब्डोमिनल पेन है, which of the following is most likely diagnosis, तो प्यूजेगर सिंड्रोम में जो आपको मेलेनिन पिगमेंटेशन इज द हॉलमार्क ऑफ प्यूजेगर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बात जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, आपने सर्वेलेंस करनी है, कोलोनोस्कोपी करनी है एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको मेलिग्नेंट चेंजेस नजर आते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं इसमें भी, तो फिर आपने जो है वो रिजेक्शन कर देनी है, ठीक है। तो ये सारा इसका प्यूजेगर सिंड्रोम है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स एंड द हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स है, ये क्या है, तो इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से जो है पॉलिप्स बनते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में अल्सरेटिव कोलाइटिस और हमने क्रोन डिजीज को जो है वो बड़े डिटेल्स के साथ देखा था। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने कहा देखा था कि उसमें जो है वो लाइफ टाइम रिस्क जो है वो 3.5% होता है कैंसर का, एज कम्पेयर टू क्रोन डिजीज उसमें भी होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है 1% होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सूडो पॉलिप्स बनते हैं, सूडो पॉलिप्स, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इट्स आल्सो इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज है लेकिन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स जब भी जिक्र आ जाए, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो एसोसिएशन होगी इसमें पेशेंट में, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की लाजमी होगी। तो सूडोपोलिप्स बनते हैं, सूडोपोलिप जो है इनमें पोटेंशियल होता है कि वो कैंसर में जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद दीज आर आल्सो इतने ये malignant नहीं होते, ठीक है, नॉट प्री malignant, नॉट प्री malignant, ठीक है, लेकिन मे बी ये 3.5% जो है इसका रिस्क है, ठीक है। और इसमें जो आपने याद रखनी है कि ये जो एडेमेटस टाइप के ये ट्यूमर होता है, ठीक है, ये पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय एरिया ऑफ म्यूकोजल लॉस, अल्सर जो है वो देखने को मिलते हैं। और हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखा था कि अल्सर हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें जो है वो सूडो पॉलिप जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप में देखें तो इट इज द मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल न्यूप्लास्ट दैट हैज नो मेलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो हाइपरप्लास्टिक में अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल neoplasm having no malignant potential, ठीक है। और इसमें जो है जो आपका ट्रीटमेंट है वो रियली रिक्वायर होता है, आप जो इसमें ट्रीटमेंट नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप ट्रीटमेंट जो नहीं करते। एक और चीज आपने याद रखनी है, हमने काउडन सिंड्रोम हमने आपने जब हमने ब्रेस्ट कैंसर देखा था उसकी सर्जरी की थी, उसमें भी हमने देखा था व्हाट इज काउडन सिंड्रोम। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज काउडन सिंड्रोम। तो काउडन सिंड्रोम जो बेसिकली इट अकर ड्यू टू द पी10 म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो पी10 म्यूटेशन है ऑन क्रोमोसोम नंबर 10 में जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो कोडेड सिंड्रोम है इट इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल
GI पॉलिप्स, ठीक है, दोज आर नॉट मेलिग्नेंट, नॉट मेलिग्नेंट, लाइक इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स हो गया, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट मेलिग्नेंट। उसके साथ और कौन कौन सी चीजें आपके एसोसिएट होती हैं कॉर्निक सिंड्रोम के साथ? ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएट होता है, ठीक है, एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, ठीक है, यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपने याद रखना है उनका कॉर्निक सिंड्रोम, और इसके बारे में जो मैं बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी टेन म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है, कौन कौन सी और कैंसर जो एसोसिएट होता है कॉर्निक सिंड्रोम के साथ, ये मैंने आपको जो बता दिया। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। अब थोड़ा जो हमारा हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कार्सिनोइड ट्यूमर क्या है, ठीक है। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या है? बेसिकली कार्सिनोइड ट्यूमर जो है बेसिकली आपकी जो अपेंडिक्स है उसकी बेस में जो है स्पेशल काइंड के जो है वो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कल्चस्की सेल, या तो उसको हम अर्जेंटेफिन सेल जो भी है वो भी कहते हैं, अर्जेंटेफिन सेल्स, या इसको हम जो है कल्चस्की सेल भी जो है वो कहते हैं। तो ये बात आपने नहीं भूलनी कि आपके अपेंडिक्स की बेस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, कार्सिनो ट्यूमर जो कि अराइज होता है कहाँ से? आपके अर्जेंटाइन सेल्स या की सेल्स से जो वो अराइज होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनो ट्यूमर इज योर अपेंडिक्स, क्योंकि अपेंडिक्स में ही ये जो है मोस्ट कॉमनली जो है ये सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट जो है वो क्या है आपकी? अपेंडिक्स है, ठीक है, फॉलोड बाय इलियम, ठीक हो गया। अब ये जो आपका कार्सिनो ट्यूमर है इट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेजो एक्टिव पेप्टाइड, ये बहुत से जो है वेजो एक्टिव पेप्टाइड जो है प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ वेजो एक्टिव पेप्टाइड। लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमनली होता है जिसकी वजह से आपको कार्सिनोइड सिंड्रोम देखने को मिलता है दैट इज योर सेरोटोनिन, ठीक है। और सेरोटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, दिस इज योर सेरोटोनिन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर फॉर द कार्सिनोइड ट्यूमर? तो कार्सिनोइड ट्यूमर में आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, डायरिया एंड वेट लॉस ड्यू टू द एक्सेसिव सेरोटोनिन, ठीक है, डायरिया वेट लॉस देखने को मिलेगा, और आपको जो है वो कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। और रिमेंबर वन थिंग, कार्सिनोइड सिंड्रोम तभी आपको देखने को मिलेगा जब आपका कार्सिनोइड ट्यूमर इट कैन मेटास्टाइज टू द लिवर, ठीक है, occurs when tumor metastasize to liver, ठीक है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब कार्सिनोइड सिंड्रोम की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लशिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। उसके बाद डायरिया दैट इज एपिसोडिक वाटरी एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है, डायरिया जो होता है वो एपिसोडिक होता है, वाटरी होता है एंड एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। हेपेटोमेगाली, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो आपका कार्सिनोइड सिंड्रोम है ये तभी होगा जब आपका ये जो कार्सिनोइड ट्यूमर है ये मेटासाइट हो जाएगा लीवर में, ठीक है। तो हेपेटोमेगाली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रेडिश ब्लू सिनोसिस जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। राइट साइडेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज आपको जो वो देखने को मिलती है, राइट साइडेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज, और उसमें आपको जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस फॉलोड बाय पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड pulmonary stenosis। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि व्हाई नॉट लेफ्ट साइडेड हार्ट वेल, व्हाई नॉट मिट्रल वेल, व्हाई नॉट एरोटिक वेल, ठीक है। तो आंसर ये है कि दिस इज योर हार्ट, ठीक है। अब ये जो कार्सिनोइड सिंड्रोम है इसमें आपका जो लिवर है सेरोटोनिन को जो वो मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है, 5-HIAA में जो इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई थिंक सो यही इसका मेटाबोलाइट का नाम था, अगर मैं गलत हूँ तो लेट मी करेक्ट,
ठीक है, तो मुझे जो आपने सही करना है, ठीक है, आई थिंक सो यही था 5HIA, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद इसका। तो ये जो मेटाबोलाइट है या ये प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है सेरोटोनिन का, ये आगे जाता है आपके लीवर से, जब वेनस रिटर्न जाता है तो आपके राइट साइड में जो है वेनस रिटर्न ड्रेन हो रहा होता है, ठीक है, दिस इज योर राइट साइड, ठीक है। तो ये राइट साइड से जो है फिर आगे लंग्स में जाता है, ठीक है। अब जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स कैन बिहेव एज अ फिल्टर, ठीक है, तो आपके जो लंग्स हैं वो फिल्टर भी एज अ फिल्टर बिहेव भी करते हैं, तो ये जो ब्लड जाएगा, ये मेटाबोलाइट है, ये इसको फिल्टर कर लेगा, तो आगे जो आपके लेफ्ट साइड को जो ब्लड मिल रहा है वो प्योर मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई कार्सिनो सिंड्रोम में जो आपको ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलती है, वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वो जो ब्लड होता है जिसमें ये मेटाबोलाइट होता है वो फिल्टर नहीं हुआ होता है, जब ये लंग्स में चला जाएगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा, तो जो आपको लेफ्ट साइड में आपको ब्लड मिल रहा है वो प्योर मिल रहा होता है, वो फ्री ऑफ सेरोटोनिन जो है या उसके मेटाबोलाइट से जो है देखने को मिलता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई राइट वेलवुलर हार्ट डिजीज आर सीन इन कार्सिनोइड सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद इन पेशेंट में एज्मा हो सकता है, तो यस, एज्मा जो है वो हो सकता है ड्यू टू रिलीज ऑफ सेरोटोनिन एंड द ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। बोरबोरिग्मी जो है आप पहले बताए व्हाट इज बोरबोरिग्मी। बोरबोरिग्मी बेसिकली इट इज अ रंबलिंग साउंड दैट कॉज्ड बाय गैस मूविंग थ्रू द योर इंटेस्टाइन, तो ये बोरबोरिग्मी जो है इसको हम कहते हैं, और जिसको कहते हैं चूहे नाचना, वो इसको हम कहते हैं बोरबोरिग्मी, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसका ट्रीटमेंट जो है, बेसिकली इसका ट्रीटमेंट है, लेट मी क्लियर द शो, फिर जो है मैं इसका ट्रीटमेंट देता हूँ। ओके, तो ट्रीटमेंट जो है इसका क्या है, if carcinoid tumor is only confined to the GIT, like वो अपेंडिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपने इसकी सर्जिकल रिजेक्शन कर देनी है, ठीक है, if confined to GIT, सर्जिकल रिजेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपकी अपेंडिक्स में होता है, तो अपेंडिक्स में अगर 2 सेंटीमीटर से कम साइज है देन यू हैव टू गो विद अपेंडेक्टमी, ठीक है, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज है, चाहे वो अपेंडिक्सियल ट्यूमर है, मास है, कुछ भी है, तो आपने जो वो राइट हमें कोलेक्टमी की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है। एक ये केस हो गया। दूसरा ये कि अगर तो ये मेटास्टाइज हो गया लिवर में, ठीक है, तो आपने प्लस जीआईटी का जो एरिया इन्वॉल्व है, अपेंडिक्स इन्वॉल्व है, उसको रिमूव करना है विद मल्टीपल इन्यूक्लिएशन ऑफ द हेपेटिक मेटास्टेसिस, ठीक है, ऊपर वाला प्लस मल्टीपल इन्यूक्लिएशन ऑफ हेपेटिक मेटास्टेसिस, ठीक है। अब आपकी बुक में शायद लिखा था, यानी मैं आपकी बुक से नहीं, अभी ये वाला टॉपिक करवा रहा, ये खुद मैंने अपने नोट्स में वहां से करवा रहा हूँ। तो ये जो आपके मल्टीपल इनिकुलेशन होता है हेपेटिक मेटास्टेसिस है, इसमें आपको बताया जाता है कि अगर तो 20% से कम आपका लीवर रह जाए तो फिर आपने जो है वो इनिकुलेशन या उसकी मेटास्टेटिक जो है रिसेक्शन नहीं करनी होती। आपने क्या करना है, आपने कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी देने के बाद उस ट्यूमर को जो है वो श्रिंक करते हैं, ठीक है। श्रिंक करने के बाद वो जब, या आपने जो है वो हाइपरप्लेजिया करवाना होता है लीवर का, ये भी है, ठीक है। आप जब लीवर का हाइपरप्लेजिया करवा दोगे, अब इसकी टेक्निक है कि जो लोग इन्वॉल्व हुआ होता है उसको आई थिंक सो बैंड कर देते हैं, या उसकी जो है वो थ्रोम्बो आई थिंक सो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर देते हैं उसमें, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का लोब होता है, ताकि वो जो लोब होता है वो फिर जो है फंक्शनल नहीं रहता, तो आपका जो सारी डिपेंडेंसी जो है वो राइट लोब पर आ जाती है। अब राइट लोब जो है वो ओवरवर्क करेगा तो उसकी हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है, हाइपरप्लेजिया होगा तो आपको जो है वो डिजायर्ड जो है वो मास मिल जाएगा 20% से ज्यादा, फिर आप जो है वो रिजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एक ये बात होगी। बहरहाल इतना जाने की जरूरत नहीं है डे में, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि क्यों होता है क्यों नहीं, ठीक है। अगर कन्फाइंड टू द जीआईडी, सर्जिकल रिडक्शन इज योर ऑप्शन, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से लेस देन है अपेंडेक्टमी, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है राइट हेमिकोलेक्टमी। अगर लिवर मेटास्टेसिस है तो आपने जो है वो प्लस ये अपेंडेक्टमी या राइट हेमिकोलेक्टमी, प्लस आपने जो है वो इनिकुलेशन ऑफ द हेपेटिक मेटास्टेसिस जो है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऑक्टीरियोटाइड है, ठीक है। तो ये ऑक्टीरियोटाइड इट इज अ स्मेटोस्टेटिन एनालॉग, स्मेटोस्टेटिन एनालॉग है, ठीक है। इट रिड्यूसेस बोथ फ्लशिंग एंड द डायरिया, रिड्यूसिंग बोथ फ्लशिंग एंड डायरिया। और ये जो है हम प्री ऑपरेटिवली भी देते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो कार्सिनोइड सिंड्रोम या कार्सिनोइड क्राइसिस जो है वो ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट कार्सिनोइड क्राइसिस जो है वो हम इसको जो है वो प्री ओपी भी जो है वो देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द कार्सिनोइड ट्यूमर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा
बेनाइन ट्यूमर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिप्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो पॉलिप बेसिकली इट इज अ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एलिवेटेड ट्यूमर, ठीक है। पॉलिप इज अ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एलिवेटेड ट्यूमर। अभी जो पॉलिप है ये आपका दो तरह का होता है, या तो ये पेडंकुलेटेड होता है, पेडंकुलेटेड मीन के स्टॉक के साथ अटैच होता है पॉलिप, या तो ये विदाउट पेडंकुलेटेड होता है जिसको हम सिसाइल पॉलिप भी कहते हैं, ठीक है। या तो ये लाइक दिस इज योर पॉलिप, ठीक है। और ये जो है स्टॉक के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज स्टॉक, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है इसको हम कहते हैं पेडंकुलेटेड, ठीक है। या तो ये आपकी जो है वो सतह के साथ जो है बिल्कुल होता है, इसको हम कहते हैं सिसाइल। और जो सिसाइल है इट हैज मोर malignant potential of becoming or converting into the colorectal cancer than your this one pedunculated tumor, ठीक है। तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, तो सबसे पहले तो है एडिमेटस एडिनोमेटस पॉलिप्स, ठीक है। तो एडिनोमेटिस पॉलिप जो है बेसिकली ये आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि these are the true neoplastic polyps formed by the excessive growth of the colorectal epithelium. True neoplastic polyps formed from excessive overgrowth of colorectal epithelium, ठीक है। एंड these adenomatous polyps are thought to be precursor of most of the colorectal cancer, ठीक है। आपकी जितने भी कोलोरेक्टल की कैंसर है उनमें मोस्ट ऑफ द काजेज जो है कोलोरेक्टल कैंसर की वो ये एडिनोमेटस पॉलिप्स ही हैं, ठीक है। तो थॉट टू बी precursor of most colorectal cancers, ठीक है। तीन टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, एडिनोमेटस पॉलिप्स की। और इन तीनों में से भी जो है मोस्ट कॉमन जो है जिसमें से आपका जो है ज्यादा चांसेस है कोलोरेक्टल कैंसर में कन्वर्ट होने के, वो है आपकी विलस एडिनोमास, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो जो मोस्ट कॉमन है, जो मतलब एडिनोमा की जो मोस्ट कॉमन काज है वो है ट्यूबुलर एडिनोमास, ठीक है। ट्यूबुलर एडिनोमास, ठीक है। और ये इनका जो रिस्क है वो 5% है कि ये 5% जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो गए। दूसरा आपका ट्यूबुलो विलस एडिनोमास, ट्यूबुलो विलस एडिनोमास, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इनका जो रिस्क है वो अबाउट 22% है कि ये 22% जो है ये आगे कोलोरेक्टल कैंसर में जो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जिसका रिस्क है वो है विलस एडिनोमास, ठीक है। और ये जो विलस एडिनोमास होता है ये मोस्टली जो ये सिसाइल होते हैं। और सिसाइल मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फिसाइल होते हैं दे हैव वेरी हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल रादर देन पेडेंकुलेटेड टाइप, ठीक है। तो ये सिसाइल टाइप भी होते हैं। अच्छा, ये जो विलस एडिनोमा है मोस्ट कॉमन जो है या मोस्टली जो है वो कन्वर्टेड टू कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। ये जो आपका विलस एडिनोमा है कैन कॉज हाइपोक्लेमिया, कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कैन कॉज हाइपोएल्बुमिnemia एंड हाईएस्ट रिस्क ऑफ द मेलिग्नेंसी। तो ये जो बातें हैं ये आपने इनसे नहीं बोलनी। कॉज हाइपोक्लेमिया, कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, cause decrease in protein, ठीक है। and it has highest risk of malignancy। metabolic acidosis इन पेशेंट में क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ म्यूसिन, ठीक है। और वो जो म्यूसिन होता है उसमें होता है आपका बाइकार्बोनेट, और वो बाइकार्बोनेट है वो लॉस हो रहा होता है। तो आपके ब्लड में अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो दैट मीन्स कि आपकी पीएच जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इन पेशेंट में जो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाओ तो ये एक और बात आपने याद रखनी है, देयर इज अ रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इफ देयर इज अ इंक्रीज इन, इफ देयर इज अ लार्जर साइज, ठीक है। दूसरी बात, इफ देयर इज अ विलनेस एडिनोमास, ठीक है। और तीसरी बात, इफ देयर इज अ सिसाइल फॉर्म, ये तीन बातें होंगी तो उसमें जो मेलिग्नेंसी का रिस्क है वो सबसे जो है वो ज्यादा होगा। तो विलनेस एडिनोमा में क्या होता है, आपको ये दो बातें तो देखने को मिलेंगी कि विलनेस एडिनोमा तो होता ही होता है, और एक और बात कि ये मोस्टली जो है ये सिसाइल होते हैं, ठीक है। हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है। हाइपोक्लीमिया भी इसलिए भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दीज सेल्स आर रिच इन पोटेशियम, तो पोटेशियम भी जो है वो आपको आपकी बॉडी से जो है वो लीक होता है। तो ये बातें जो आपने एडिनोमेटस पॉलिप्स और जो स्पेशली विलस एडिनोमा है उसके बारे में जो है वो याद रखनी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका है कि कोलोनोस्कोपिक पोलिपेक्टमी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आप सर्जिकल रिजेक्शन कर सकते हो अगर तो ट्यूमर जो है वो लार्ज है, सर्जिकल रिजेक्शन इन केस ऑफ ट्यूमर इज लार्ज, ठीक है। और अगर रेक्टम में पॉलिप्स मौजूद है तो आप प्रोक्टेक्टमी जो है वो कर सकते हो, प्रोक्टेक्टमी इफ ट्यूमर इज इन रेक्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम एडिनोमेटस पॉलिप्स। अगला जो हमारा है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स, तो इसको हम जो है वो फैब भी कहते हैं। और ये जो है क्या है, इट इज अ कंडीशन दैट इज क्लिनिकली डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 100 कोलोरेक्टल एडिनोमास, ठीक है, 100 कोलोरेक्टल एडिनोमास। और जिसको फैप होगा उसमें 100% चांसेस है कि उसको 100% रिस्क ऑफ मिलिग्नेंसी, मतलब कि इसको 100% है वो कोलोरेक्टल कैंसर होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा कोलोरेक्टल एडिनोमास है। कहीं ना कहीं तो म्यूटेशन होगी, कहीं ना कहीं जो वो साइज में इंक्रीज कर देगा, कहीं ना कहीं तो सिसाइल पोलिप होगा। तो इसमें 100% रिस्क होता है कि मिलिग्नेंसी इन्वेशन में जो है वो होगी ही होगी। इसकी जेनेटिक्स क्या है, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है, अक्कर्स ड्यू टू द म्यूटेशन इन, ये पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री के साथ भी आते हैं, ये स्पोरेडिक केसेस में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। अबाउट 80% जो है वो फैमिली हिस्ट्री के साथ आते हैं केसेस, ठीक है, मतलब जेनेटिक्स में मसला है। और 20% जो स्पोरेडिक केसेस में आते हैं जिसमें जो म्यूटेशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन, ठीक है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन, जिसको हम एपीसी जीन भी कहते हैं, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर का जो है वो हॉलमार्क है कि एपीसी जीन, अगर आपको एपीसी जो है वो देखने को मिला है तो देयर इज अ कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज 100% इन दोज पेशेंट, ठीक है, बट इट अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर। जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन काज जो है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स है, ठीक है। फेमिलियल पॉलीपोसिस अगर होगा तो इसमें 100% कैंसर होगा ही होगा, लेकिन दैट इज वेरी रेयर देन एडिनोमेटस पॉलिप्स, ठीक है। तो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस ये है कि अगर हुआ तो 100% आपको कोलोरेक्टल कैंसर होगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द कॉमन काज नहीं है कोलोरेक्टल कैंसर की, वो एडिनोमेटस पॉलिप्स है और इसकी जो विलस टाइप ऑफ हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इफ देयर इज नो एडिनोमास बाय द एज ऑफ 30, फीमेल एडिनोमेटस की बात है, ठीक है। अगर 30 तक कोई भी आपको जो वो पॉलिप देखने को मिलता है देन फैप इज अनलाइकली, फैप इज अनलाइकली, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में जो मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व करता है ये आपकी लार्ज बॉल जो है मोस्ट कॉमन साइट है, और मोस्टली जो वो रेक्टम जो है वो इन्वॉल्व करता है, रेक्टम या सिग्मोइड जो है वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन टू भी और स्टमक भी हो सकता है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या है, मोस्टली जो एसिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक में आ जाओ तो लूज टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलती है, ठीक है। वेट लॉस, कैंसर है तो जारी बात है वेट लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। डायरिया, ठीक है। पैसेज ऑफ द ब्लड इन द म्यूकस, और कोलोन कैंसर अकर्स 10 to 20 years after the onset of polyposis। एक पेशेंट को जब फैब डायग्नोज हो चुका है तो उसके 10 to 20 years बाद जो है वो कैंसर आपको जो है वो डेवलप होने को मिलेगा, ठीक है। फेमिनियल एडिनोमेटस पॉलिस के साथ जो है
कुछ चीजें एसोसिएट होती हैं जो कि आपकी बुक में आई थिंक सो जो है वो नहीं दी हुई, तो वो आपने लाजमी जो है वो देख लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप के साथ जो है वो एक कंडीशन एसोसिएट होती है जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कंजेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है। दूसरी, गार्डनर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को जो फैब होता है, प्लस इसमें जो है वो ओस्टियोमास होते हैं, प्लस इन पेशेंट में जो है एपिडर्मल सिस्ट होते हैं, एपिडर्मल सिस्ट, प्लस इनमें जो है फाइब्रोमेटोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी एसोसिएशन आपने याद रखनी है, दैट नेम इज टर्कट सिंड्रोम। टर्कट, लेट मी राइट हियर, टर्कट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपका फैप होता है, प्लस इसमें जो है आपको सीएनएस ट्यूमर जो है वो देखने को मिले। सो ये जो तीन एसोसिएशन है ये नहीं आपने बोलनी। फर्स्ट वन इज योर कंजेनिटल हाइपरट्रोफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, दिस वन। दूसरा आपका गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस विद ओस्टियोमास प्लस एपिडर्मल सिस्ट प्लस फाइब्रोमेटोसिस, ये हो सकता है। तीसरी आपकी एसोसिएशन है टर्कट सिंड्रोम, इसमें जो आपको सीएनएस के ट्यूमर प्लस फैब जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कितने ज्यादा पॉलिप्स है, ये मोर देन हंड्रेड से, हंड्रेड नहीं है तो मेरे ख्याल हजार लगे हैं पिक्चर में, इतने ज्यादा जो है पॉलिप होंगे। तो किसी ना किसी पॉलिप जो है वो एडिनोमा है, एडिनोमा जो है बिनाइन एडिनोमा होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर सीवियर होता है, फिर ये जो कोलोरेक्टल कैंसर में जो वो कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्क्रीनिंग पॉलिसी क्या है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस की, ठीक है। जो आपकी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, जिनमें जारी बात है फेमिलियल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट जो केसेस इसके फेमिलियल है, फैमिली में रन कर रही होती है डिजीज, ठीक है। तो फैमिली मेंबर आर ऑफर जेनेटिक टेस्टिंग इन देयर अर्ली टीन्स 13 टू 14 इयर्स ऑफ द एज, ठीक है। तो 30 टू 14 इयर्स ऑफ द एज में जो है आपने जिन पेशेंट जिनकी फैमिली में ये डिजीज रन कर रही है, तो आपने 13 टू 14 इयर्स जब बच्चों की एज हो जाएगी तो आपने जो है वो स्क्रीनिंग जो है करनी होती है इस कैंसर की, ठीक है। उसके बाद जो फैमिली मेंबर रिस्क हायर रिस्क पर होते हैं, ठीक है, दैट शुड बी एग्जामिन्ड एट द एज ऑफ 10 टू 12 इयर्स एंड रिपीटेड एनुअली अप टिल टू 30 इयर्स ऑफ द एज, ठीक है, या 20 इयर्स ऑफ द एज, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो जिनमें हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है फैप की, मोस्ट ऑफ द जो होते हैं हिस्ट्री होते हैं उनमें 20 इयर्स तक जो है वो पॉलिप पॉलिप जो है वो आ जाते हैं, उनको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 30 तक नहीं आते तो दैट मीन्स कि फैप इज मोस्ट अनलाइकली, ठीक है। तो फिर ये उन पेशेंट में जो है वो नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इफ देयर इज नो पॉलिप अंटिल 20 इयर्स, ठीक है, कंटिन्यू विद द 5 ईयरली एग्जामिनेशन, मतलब कि फिर 5 साल बाद जो है वो 5 5 साल के वक्फे के बाद जो आपने स्क्रीनिंग करनी होती है, ठीक है, अप टू 50 इयर्स ऑफ एज। 50 इयर्स के बाद कुछ भी नहीं आपको करने की जरूरत, ठीक है, मतलब कि फिर अनलाइकली है, वेरी अनलाइकली टू गेट फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका ये है, इफ इट इन्वॉल्व्स द कोलोन, कोलेक्टमी, ठीक है। कोलेक्टमी करेंगे तो आपने फिर उसकी जो है इलियो रेक्टल एनास्टोमोसिस भी कर देनी है, प्लस इलियो एनास्टोमोसिस भी कर देनी है, एंड अवॉइडिंग इलियास्टमी, ठीक है। ये करने के बाद भी जो है आपने पेशेंट को 6 मंथ के फॉलोअप के साथ जो है वो सिग्मोइडोस्कोपी जो है वो रिकमेंड करनी है। प्रोक्टोकोलेक्टमी, प्रोक्टोकोलेक्टमी, अगर तो आपके ये जो कैंसर है ये रेक्टम तक भी इन्वॉल्व है, ये कोलोन तक भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर प्रोक्टोकोलेक्टमी इज योर ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी आपने इलियो एनल एनास्टोमोसिस जो है करनी होती है, प्लस इलियो एनल एनास्टोमोसिस, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रीटमेंट फ्रॉम द फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हमारा अगला टॉपिक है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज लिंच सिंड्रोम, ठीक है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है,
प्लस इन पेशेंट में जो आपको कैंसर ऑफ द एंडोमेट्रियम, ओवरी, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो देखने को मिलता है। कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम प्लस ओवरी प्लस स्टोमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी जेनेटिक्स क्या है? इट इज आल्सो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। ठीक है, और देयर इज अ म्यूटेशन इन डीएनए मिसमैच रिपेयर, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन। और वो कौन से जीन है? MLH1 एंड MSH2, ये दो जीन है, ये मिसमैच रिपेयर जीन में म्यूटेशन होती है। और कौन से? MLH1 MS2, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपको हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलता है, एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द endometriosis, ovarian cancer, stomach and small intestine cancer, and its second name is also known as Lynch syndrome, ठीक है। उसके बाद जिन पेशेंट में ये हो जाए तो 80% चांसेस हैं कि उनको जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर होगा ही होगा, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं एम्स्टर्डम क्राइटेरिया, ठीक है, एम्स्टर्डम क्राइटेरिया 2। तो ये क्राइटेरिया आपने जो है वो याद रखना है। तो ये 3-4 क्राइटेरिया पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो इसका पहला क्राइटेरिया है मोर देन और इज इक्वल टू 3 रिलेटिव्स विद HNPCC रिलेटेड कैंसर, ठीक है, मोर देन 3 रिलेटिव विद HNPCC एसोसिएटेड कैंसर। अब एसोसिएटेड कैंसर क्या है? या तो कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है, ओवरी का कैंसर हो सकता है, स्टोमक कैंसर हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर तो 3 से ज्यादा रिलेटिव में कोई भी इनमें से कोई कैंसर है, एक ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है टू सक्सेसिव अफेक्टेड जनरेशन, टू सक्सेसिव अफेक्टेड जनरेशन, मतलब कि 2 जनरेशन में जो है आपको जो है ये सक्सेसिव जो है वो म्यूटेशन जो है वो या ये डिजीज जो है वो देखने को मिल रही है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि मोर देन 1 और इज इक्वल टू 1 हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर रिलेटेड कैंसर डायग्नोज बिफोर एज ऑफ 50, ठीक है। मतलब कि कोई भी एसोसिएटेड कैंसर है, चाहे वो कोलोरेक्टल कैंसर है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, कोई भी एज जो है वो 50 एज से पहले जो है 50 इयर्स ऑफ द एज से पहले जो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। प्लस एक्सक्लूजन ऑफ फैप, उन पेशेंट में जो फैप ना हो, ठीक है। सो ये 4 क्राइटेरिया है जिसको हम एम्स्टर्डम क्राइटेरिया कहते हैं, और ये जो है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर को जो वो डिफाइन करता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है टोटल कोलेक्टमी विद इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस, ठीक है, टोटल कोलेक्टमी विद इलियोएनल एनास्टोमोसिस। और चूंकि ये पेशेंट में एंडोमेट्रियम का कैंसर भी हो सकता है, ओवरीज का भी कैंसर होता है, तो हमने प्रोफिलैक्टिकली जो है वो हिस्टेक्टोमी भी कर देनी है, प्लस आपने जो बाइलेटरल साल्पिंगो ओफ्लेक्टमी भी जो है कर देनी है, साल्पिंगो ओफ्लेक्टमी आफ्टर कंप्लीटिंग द चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है। तो ये बातें जो आपने याद रखनी है फ्रॉम द हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, उसके बाद जो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर को लेकर, और हमारा जो अगला है वो कोलोरेक्टल कैंसर है। Assalamu to all of you. Hope you all are fine and doing well. Again, welcome back to this video. ये पिछली जो वीडियो है उसके साथ मर्ज कर दूंगा। अब गर्मी है, प्यास लगती है, तो आज जो है मैं अपने साथ वाटर बोतल लेके नहीं बैठा था, तो मुझे जो है वो वीडियो को जो वो रोकना पड़ा था। बहरहाल हम जो है अपना पार्ट कंटिन्यू करते हैं, और इसमें जो हम कोलोरेक्टल कैंसर को देखेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो हम इसको वीडियो जो है वो
फिनिश कर देंगे। तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है बेसिकली इट इज द मोस्ट कॉमन malignancy ऑफ द gastrointestinal tract, मोस्ट कॉमन malignancy ऑफ gastrointestinal tract। ठीक है, ये जो आपका कोलोरेक्टल कैंसर है, हमने पीछे भी पढ़ा कि ये या तो पॉलिप से बन जाता है, ठीक है? पॉलिप भी कौन से हैं? अगर विलिस पॉलिप्स हैं, सीज़ाइल पॉलिप्स हैं, उनमें जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है कि वो कोलोरेक्टल कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने जो है वो मिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस देखा, उसमें भी जो है वो 80% उसमें जो है 100% रिस्क होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। उसके बाद जो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर देखा, उसमें जो अबाउट 80% जो वो रिस्क होता है, ठीक है? एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो प्रिकर्सर्स हैं कोलोरेक्टल कैंसर के वो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस ही हैं, ठीक है? पैप अलहदा है, ठीक है? उसके बाद एचएनपीसीसी अलहदा है। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है? मोस्ट कॉमनली एडिनोमास होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर किसी पेशेंट को फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है तो उसमें 100% चांसेस हैं कि उसको जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि 100 मोर देन 100 पॉलिप्स होते हैं, तो किसी ना किसी पॉलिप में जो है वो मैलिग्नेंट ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो कोलोरेक्टल कैंसर मोस्टली अराइज फ्रॉम द malignant ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिनाइन एडिनोमेटस पॉलिप्स। अब इसका जो एक सीक्वेंस है, ठीक है, कि पहले एडिनोमा बनता है, एडिनोमा अभी अर्ली एडिनोमा बनता है, फिर इंटरमीडिएट एडिनोमा बनता है, फिर लेट एडिनोमा बनता है, फिर वो जो लेट एडिनोमा है वो कार्सिनोमा में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सीक्वेंस आपने लाजमी याद रखना है। इसका एक निमोनिक भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लेट मी राइट विद एन सीक्वेंस ऑफ एडिनोमा कार्सिनोमा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, निमोनिक आपने याद रखना है ए के 53। ए के 47 का तो पता ही है, लेकिन आप यूं याद रख लो कि ये ए के 53 है, आपकी क्लोन गन है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अर्ली एडिनोमा देखने को मिलता है, ठीक है? अर्ली एडिनोमा, ठीक है? और इसमें जो जीन आपका इफेक्ट होता है वो ए से आपने याद रखना है, एपीसी जीन जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? एंड एपीसी जीन इज योर ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है? इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन गेन ऑफ फंक्शन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा? लॉस ऑफ फंक्शन होगा इसका, क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस करता है, ठीक है? अगर इसका फंक्शन जो है लॉस हो जाएगा एपीसी का, तो आपको कैंसर देखने को मिलता है। तो अर्ली एडिनोमा में जिस जीन की म्यूटेशन होती है वो एपीसी जीन होता है, ठीक है? उसके बाद अर्ली एडिनोमा के बाद इंटरमीडिएट एडिनोमा आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और इसमें जो आपका जीन इफेक्ट होता है, के से आप रखना है करास प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है? के रास प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है? उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एडिनोमा भी होगा। अब जो है आपका लेट एडिनोमा है, लेट एडिनोमा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, इसमें SMAD4 की म्यूटेशन आपको जो वो देखने को मिलती है। SMAD4 म्यूटेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। और SMAD4 म्यूटेशन आपको और कहाँ देखने को मिली थी? जुवेनाइल पॉलिप में भी जो आपको देखने को मिली थी, ठीक है? बहरहाल, 4th स्टेप में क्या होता है कि आपकी जो एडिनोमा है ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैंसर कौन-सा? कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है? और इसमें जो आपका जीन म्यूटेट होता है, दैट इज़ योर गार्डियन ऑफ द ऑल जीन P53, ठीक है? दिस इज़ योर ट्यूमर सप्रेसर जीन। आपकी बॉडी में जितने भी कैंसर होते हैं, अबाउट 70% कैंसर में ये जीन लाजमी अफेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द गार्डियन ऑफ ऑल द जीन्स, ठीक है? तो ये इसका निमोनिक है AK53। अर्ली एडिनोमा में आपकी एपीसी म्यूटेशन होती है, इंटरमीडिएट में आपकी जो है वो करास प्रोटोन की म्यूटेशन होती है, फिर कैंसर में आ जाओ तो P53 की जो है वो आपकी म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है? रिस्क फैक्टर क्या क्या है जो कि एसोसिएट होते हैं? तो डाइटरी रिस्क फैक्टर भी जो है कोलोरेक्टल कैंसर के साथ जो है एसोसिएट होते हैं। इंक्रीज सैचुरेटेड एनिमल फैट एंड रेड मीट, ये जो लोग जो है वो गोश्त खाते हैं, ठीक है? मटन मटन खाते हैं या जो बीफ खाते हैं, उनमें जो है या सैचुरेटेड एनिमल फैट को कंज्यूम करते हैं, उनमें जो है ये रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है? एंड उन पेशेंट में भी ज्यादा होता है दोस्त जिनमें जो है वो डाइटरी फाइबर्स का जो इंटेक है वो डिक्रीज है, ठीक है? ये होगी। उसके बाद मेडिकल कंडीशंस है, लेट मी राइट हियर। डाइटरी डाइटरी मैंने आपको बता दी है, उन पेशेंट में जो कि रेड मीट की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं,
सैचुरेटेड एनिमल फैट की जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है? उनमें इंक्रीज़ रिस्क हो सकता है, उन पेशेंट में जो कि जिनकी डाइट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में लो है, ठीक है? मतलब कि डिक्रीज़ डाइटरी फाइबर्स इंटेक है, उन पेशेंट में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद मेडिकल कंडीशन में आ जाओ तो मेडिकल कंडीशन में कोलोरेक्टल एडिनोमास जो कि हम पढ़ आए हैं, ठीक है? लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है? तो इसमें भी हमने देखा कि इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 3 टू 5% जो कि कोलोरेक्टल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? एक्रोमेगैली, ठीक है? इसमें भी आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं एंड पेल्विक रेडियोग्राफी में भी जो आपको जो है वो कैंसर देखने को मिल सकता है। अदर फैक्टर्स क्या हैं? अल्कोहल, स्मोकिंग, कोलेस्टेक्टमी जो है एंड टाइप 2 डायबिटीज, दिस इज ऑल द अदर फैक्टर्स। एक और बात याद रखनी है कि जो सेलेनियम है इट कैन प्रोटेक्ट द कैंसर, ठीक है? तो सेलेनियम डेफिशिएंसी जो है वो आपको कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो करवा सकती है। तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है, ठीक है? और कौन-कौन से फैक्टर जो है वो जो कि आपके कोलोरेक्टल कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव हैं? एक सेलेनियम है, ठीक है? अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है? और एक है एनसाइड्स आल्सो, ठीक है? तो अगर ये सारे के सारे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं, सेलेनियम का यूज़ है, ठीक है? सेलेनियम इंक्रीज़, ठीक है? और एनसाइड का यूज़ है, ये आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसान है कि मोस्ट कॉमन जो आपकी जो कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो देखने को मिलते हैं आपको रेक्टम में। रेक्टम इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है? और कोलोनिक कैंसर की जो है वो 4 मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स है। एन्युलर है, ट्यूबुलर है, अल्सरेटिव है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है? एन्युलर है, ट्यूबुलर है, अल्सरेटिव है एंड कॉलीफ्लावर है। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रेक्टम मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपका सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है? उसके बाद सीकम है, ट्रांसवर्स कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है। तो कोलोन वही एरिया इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट आपने याद रखनी है, रेक्टम एंड दैट इज़ फॉलोड बाय सिग्मॉइड कोलोन आल्सो, ठीक है? तो ये बातें जो आपने याद रखनी है। इसकी स्टेजिंग क्या है? तो टीएनएम स्टेजिंग ही हम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ट्यूमर इन्वेजन को देखने के ट्यूमर इन्वेजन को हम कैसे करते हैं? तो अगर T1 है मतलब कि आपका जो ट्यूमर है दैट इन्वेड्स इंटू द समिगोदा इन्वेड्स इंटू द समिगोदा। T2 है तो मतलब आपका जो ट्यूमर है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक इन्वेड हो गया है। T3 की बात करें तो आपका जो ट्यूमर है वो इन्वेड हो गया है पेरिकोलिक फैट बट नॉट ब्रीचिंग द सिरोसा, ठीक है? पेरिकोलिक फैट बट नॉट ब्रीचिंग द सिरोसा। और T4 में जो आपका सिरोसा भी जो है वो ब्रीच हो जाता है, ठीक है? ट्यूमर इन्वेड करता है सिरोसा से। उसके बाद एन से आपने हमें पता है कि नोडल स्टेज है तो एन 0 है, नो लिम्फ नोड। एन 1 है तो मतलब कि 1 टू 3 लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व है। एन 2 है तो मतलब 3 और मोर देन 3 जो है वो लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्व है। एम नोड का मतलब है नो मेटास्टेसिस और एम 1 का मतलब है मेटास्टेसिस हो चुकी है, ठीक है? इसमें जो है आपको वेनस इन्वेजन भी देखने को मिलती है, लिम्फेटिक इन्वेजन भी देखने को मिलती है एंड रेसिडुअल ट्यूमर की जो है वो भी देखने को मिलती है स्टेजिंग, ठीक है? तो इसमें जो है अगर हम एल वाई की बात करें तो एल एल 0 का मतलब है कि नो लिम्फेटिक वेसल इन्वॉल्वड और अगर L1 है तो इसमें जो है आपको लिम्फेटिक जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है? उसके बाद वेनस इन्वेजन आपको देखने को मिलती है। वी नॉट का मतलब है नो वेसल इन्वॉल्वड और वी वन का मतलब है कि वेसल इन्वेडेड हो चुकी है, ठीक है? और आर का मतलब है रेजिडुअल ट्यूमर। जब आप सर्जरी कर लेते हो तो आपने स्पेसिमेन भेजने होते हैं कि आपने सर्जरी जो है वो आर नॉट रिजेक्शन की है, आर वन रिजेक्शन की है या आर टू रिजेक्शन की है, ठीक है? तो आर जीरो की मतलब है कि जो ट्यूमर है वो उसमें जो है नो रेजिडुअल ट्यूमर लेफ्ट, ठीक है? R1 का मतलब है कि आपको विजिबली जो है वो देखने को नहीं मिला लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जो है आपको मार्जिन जो है वो इन्वॉल्व देखने को मिले और R2 का मतलब है कि आपको विजिबली जो है वो ट्यूमर देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट है वहां पर। तो ये है आपकी टीएनएम स्टेजिंग, ठीक है? जो इसमें आपने याद रखनी है कि वो याद रखनी है डुकेस ड्यूक्स क्लासिफिकेशन। कुछ लोग डुके क्लासिफिकेशन भी कहते हैं लेकिन हमने ड्यूक्स क्लासिफिकेशन को कहना है, ड्यूक्स क्लासिफिकेशन। और ड्यूक्स क्लासिफिकेशन है, इसकी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज ए है, इसमें आपको बताया गया कि देयर इज अ ग्रोथ कन्फाइंड टू द बोल वॉल, ठीक है? ग्रोथ कन्फाइंड टू द बोल वॉल। स्टेज बी है, इन्वेडिंग थ्रू द बोल वॉल बट नॉट इन्वॉल्विंग द फ्री पेरिटोनियल सेरोसल सर्फेस, ठीक है?
through wall but not involving free peritoneal serosal surfaces। स्टेज सी है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड स्टेज डी है, इसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज योर ड्यूक्स क्लासिफिकेशन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर ये है, तो क्लिनिकल फीचर ये आप यहाँ पर एक बेरियन अनीमा की जो वो देख रहे हो, दिस इज योर एप्पल कोर्स अपीयरेंस। ठीक है, लाइक आप जब सेब खाते हो, अब तो सेब बनाना ही भूल गया हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर एप्पल कोर अपीयरेंस। तो ये आप एप्पल कोर अपीयरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड में डालना चाहिए, तो मैंने अभी यही डाल दिया। तो एप्पल कोर अपीयरेंस देखने को मिलती है जब अबेरियम एनीमा वगैरह जो है वो आप करते हो। सिम्टम्स पर आ जाओ, तो क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाओ, तो कोलोरेक्टल कैंसर के जो है वो सिम्टम्स क्या है, तो राइट वर्सेस लेफ्ट साइडेड को जो हम देखते हैं। ठीक है, राइट कोलोरेक्टल कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, राइट कोलोरेक्टल में आपको एनीमिया, इनमें आपको जो है वो हेमरेज देखने को मिलता है। ठीक है, और जब ये होगा तो इनमें जो है आपको आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ इनमें जो है वो अल्सरेटिव टाइप जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो देखने को मिलती है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि 4 टाइप्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द कोलोनिक कैंसर आपको देखने को मिलती है। एन्युलर, ठीक है, ट्यूबुलर, अल्सरेटिव एंड कॉलीफ्लावर। तो इनमें जो मोस्टली अल्सरेटिव टाइप जो देखने को मिलती है, हेमरेज होता है, एनीमिया होता है, हेमरेज की वजह से एनीमिया होगा, जाहिर बात है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल मास इन द राइट इलियक फोसा जो आपको देखने को मिलता है, एब्डोमिनल mass in right iliac fossa। ठीक है, blood is mixed in with the stools, blood is mixed with the stools। ठीक है, तो these are the symptoms of the right colorectal cancer। लेफ्ट कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो इनमें जो है आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड का जो आपका कोलोन होता है उसका डायमीटर स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स आपको देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, उसके बाद जो है डायरिया वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ब्राइट रेड ब्लड जो है आपको देखने को मिलता है, कोर्स डेड कोर्स योर स्टूल्स। ठीक है, टेनेस्मस जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर फॉर द लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलती है लेफ्ट कोलोरेक्टल कैंसर में एज कम्पेयर टू द राइट कोलोरेक्टल कैंसर। आपके वार्ड डॉक्टर की बुक में काफी ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन आप जो है वो सिर्फ इतना सा जो है वो याद रख लेना है कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद दिस ट्यूमर कैन मेटासाइज टू मोस्ट कॉमनली टू द लिवर, और लिवर जो है इसकी मोस्ट कॉमन साइट है फॉर द मेटास्टेसिस। ठीक है, तो लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हो, तो इन्वेस्टिगेशन में आप जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो है, व्हाट इज बेस्ट इनिशियल? कैंसर है, कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी, दिस इज योर बेस्ट इनिशियल, और यही आपकी जो बेस्ट इनिशियल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियन कर सकते हो, दिस वन हो गई है। उसके बाद बेरियन एनीमिया कर सकते हो, और बेरियम एनीमा पर आपको जो है एप्पल कोर एपोरस जो है अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलती है, एप्पल कोर अपीयरेंस, जो कि ये आपको देखने को मिल रही है। दिस वन इज योर एप्पल कोर अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप सिटी ग्राफ कर सिटी कर सकते हो। ठीक है, यूरोग्राम कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ इफ देयर इज अ लेफ्ट साइडेड ट्यूमर। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है आपने साइट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट जो है इसका थोड़ा-सा आपने अच्छे से करना है, और ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलोन का
क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ योर ब्यूटीफुल कॉलोन हेयर। ब्यूटीफुल नहीं बना रहा मैं। ठीक है, सो दिस इज योर ब्यूटीफुल कॉलोन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉलोन में दो ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम वाटरशेड जोन कहते हैं, मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई ना होने के बराबर होती है। और वो जो वाटरशेड जोन है वो जोन ये वाले है, द स्प्लिनिंग फ्लेक्चर, ठीक है। और आपका जो रेक्टो सिग्मोइड जोन जो है वो आपका वो वाटरशेड एरिया होता है। अब ये वाटरशेड एरिया है, इसको हम कहते हैं स्प्लिनिंग फ्लेक्चर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वाटरशेड जोन का जो है ग्रिफिथ पॉइंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है सुडक पॉइंट्स। यहाँ पर आपको जो है मैं आर्टीरियल सप्लाई दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपकी है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दिस इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड दिस इज योर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। हमने ब्लड सप्लाई में देखा कि जो आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से जो है लेकर आपके जो ट्रांसवर्स क्लोन का जो हाफ पार्ट है वहां तक जो है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से मिडल कोलिक आर्टरी ओरिजिनेट होती है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दिस वन इज राइट मिडल कोलिक आर्टरी एंड दिस वन इज योर राइट मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है। इसी से आपकी राइट कोलिक आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट होती है, फॉर एग्जांपल दिस। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बना दूं अपेंडिक्स वगैरह भी, ठीक है। तो यहीं से एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। ये आपका इलियम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस एरिया को जो है वो सप्लाई कर रही होती है और इलियोकोलिक आर्टरी से ही जो है, लेट मी ड्रॉ हियर एमसीए, सो दिस इज योर एमसीए, ठीक है। दिस इज योर राइट कोलिक आर्टरी एंड दिस इज योर इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। और इसी से एक ब्रांच आती है जो कि अपेंडिक्स को मिलती है, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। और ये आ गई एसएमए होगी, ठीक है। दिस वन इज योर एसएमए। ये होगी आपकी आईएमए, ठीक है। तो आईएमए से जो आपकी लेफ्ट कोलिक आर्टरी एक जाती है, लेफ्ट कोलिक, ठीक है। ब्रांच टू सिग्मोइड जाती है, ठीक है। एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। दिस इज सिग्मोइडल ब्रांच फ्रॉम द आईएमए। अब जो आपका कैंसर है वो डिपेंड करता है कहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपने ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। आपके कोलोन में दो ऐसे एरिया जो कि वाटरशेड जोन होते हैं, ठीक है। इनमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्यूमर यहाँ पर है, जो है यहाँ पर है, तो आपने इस एरिया को भी जो है वो रीसेट करना होता है। वो क्यों करना होता है? बिकॉज ऑफ स्प्लेनिक फ्रैक्चर भी करना होता है रीसेट, क्योंकि इस एरिया में जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं है। तो एनास्टोमोसिस आपने वहीं पे करनी होती है जहाँ पर ब्लड सप्लाई वेरी रिच होती है, क्योंकि एनास्टोमोसिस का एक ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि वहाँ नेक्रोसिस हो सकती है। तो आप उस जगह पर उसको एनास्टोमोस नहीं कर सकते जहाँ पर ऑलरेडी ब्लड सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। अगर तो ट्यूमर जो है वो इस जगह पर इन्वेड या इस जगह पर इन्वॉल्व है तो आपने एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी करनी है, ठीक है। तो ये आप बताने का मकसद था कि वाटरशेड जोन का क्या रोल होता है इन केस ऑफ कोलोरेक्टमी, कोलेक्टमी या जो भी है कैंसर में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब बात सुनो कि इफ ट्यूमर प्रेजेंट ओनली इन राइट साइड, ठीक है, या सीकम में प्रेजेंट है, लाइक ट्यूमर जो है आपका यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? राइट हेमिकोलेक्टमी, राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है। राइट हेमिकोलेक्टमी में आपने क्या करना होता है? राइट हेमिकोलेक्टमी में आपने जो है वो टर्मिनल 10 टू 12 सेंटीमीटर ऑफ द इलियम को भी रिमूव करना होता है, ठीक है। रिमूव 10 टू 12 सेंटीमीटर ऑफ इलियम, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इलियोसिकल जंक्शन, सीकम, असेंडिंग क्लोन, हेपेटिक फ्रैक्चर, मतलब कि यहाँ तक जो है वो आपने जो है वो इन आपने एंड राइट ब्रांच ऑफ द मिडल कोलिक आर्टरी, मतलब कि आपने जो वो इतना एरिया जो है वो डायसेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। सो दिस इज योर राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है। आप देख रहे हो कि इलियोकोलिक आर्टरी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद जो है राइट ब्रांच ऑफ द मिडल कोलिक आर्टरी भी जो है वो भी इन्वॉल्व है, राइट कोलिक भी है, ये भी आपने रिजेक्ट करनी है, ये भी करनी है, राइट भी करनी है। सो दिस इज योर राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है। अगर आपका कैंसर जो है वो
असेंडिंग कोलोन में जो है यहाँ पर है, ठीक है? या आपका जो है हेपेटिक फ्रैक्चर में। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी कर देनी है, ठीक है? क्या करना है आपने? एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी। तो राइट हेमिकोलेक्टमी एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी आपने क्या करना है, राइट हेमिकोलेक्टमी प्लस आपने जो है अब आपने लेफ्ट मिडल कोलिक आर्टरी को भी जो है वो साथ में जो है वो डायसेक्ट कर देना है, ठीक है? मतलब ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो एसएमए की आपने सारी की सारी जो है वो रिजेक्ट करनी है, ठीक है? समटाइम्स आपको स्प्लीनिक फ्रैक्चर रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो मैं आगे ऑलरेडी बता दिया कि इट इज़ अ वाटरशेड ज़ोन, ठीक है? जब आप यहाँ से सारा रीसेट करोगे तो आगे आपने जो है एनास्टोमोस करना है ये वाले पार्ट के साथ, तो आप एनास्टोमोसिस नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि नेक्रोसिस हो जाए और एनास्टोमोसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? लीकेज ऑफ द एनास्टोमोसिस हो जाए या नेक्रोसिस आपको देखने को मिले। तो नेक्रोसिस कब होगी? जब न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये एरिया वैसे ही लैक ऑफ ब्लड है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है फिर मोस्टली जो है वो ये स्प्लेनिक फ्रैक्चर है वो भी रिमूव करना पड़ जाता है इन केस ऑफ एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अगर आपका जो कैंसर है वो लेफ्ट या डिसेंडिंग कोलोन में है, ठीक है? या स्प्लेनिक फ्रैक्चर में जो है स्प्लेनिक फ्रैक्चर में जो है आपने फिर क्या करना है, आपने जो है लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी जो है वो परफॉर्म करनी है। लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है? इसमें क्या-क्या आपने जो पार्ट है रिमूव करने हैं, ट्रांसवर्स कोलोन बियॉन्ड द लेफ्ट एमसीए अप टू द सिग्मोइड, ठीक है? आपने यहाँ से शुरू होना है, ठीक है? यहाँ से और आपने जो है वो सिग्मोइड कोलोन तक जो है वो आपने जो है वो करना है। हाई लाइगेशन ऑफ द आईएम में जो है वो आपने करनी है, ठीक है? आप सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को भी जो है वो कट कर सकते हो बिकॉज़ ऑफ जो आपका रेक्टम है उसको जो है वो सप्लाई मिल रही होती है तो उसका कोई इतना खतरा नहीं होता, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो हाई आपने पूरी की पूरी आईएम में जो है वो रीसेट कर लेनी है, ठीक है? तो ये है आपकी पिक्चर्स। अगर तो आपका सीकम में है, तो आपने जो वो राइट हेमिकोलेक्टमी करनी है। अगर आपका जो कैंसर है, वो या तो हेपेटिक फ्रैक्चर में है या तो असेंडिंग कोलन में है, देन यू हैव टू गो विथ एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, ठीक है? ट्रांसवर्स में है तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? आप जो है वो ट्रांसवर्स कोलेक्टमी भी कर सकते हो, ठीक है? अगर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक्सटेंडेड है, ट्रांसवर्स एक्सटेंडेड है, तो इसमें जो है आप स्प्लेनिक फ्रैक्चर को रिमूव करते हो, क्यों? बिकॉज़ ऑफ देयर आर हाई चांसेस ऑफ नेक्रोसिस क्योंकि वाटरशेड ज़ोन है, ठीक है? और ये आप डिसेंडिंग कोलन में देख रहे हो और ये आप जो है वो रेक्टम में जो है वो देख रहे हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा केस जो है वो डिफ़िकल्ट है, वो ये है कि अगर तो आपके पास जो ट्यूमर है वो रेक्टम में है या सिग्मोइड में है, यहाँ पर थोड़ा-सा जो है प्रोसीजर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या परफ़ॉर्म करना है? अगर तो ट्यूमर प्रेज़ेंट है सिग्मोइड कोलन में, if tumor is in sigmoid colon, ठीक है? तो आपने सिग्मोइड कोलेक्टमी करनी होती है या हम इसको कहते हैं लो एंटीरियर रिसेक्शन, LAR, ठीक है? अच्छा, अब ये जो LAR प्रोसीजर है ये क्या होता है? इसमें हमने क्या करना होता है, अपने एंटायर सिग्मोइड एंड रेक्टम को रिजेक्ट करना है, एंटायर रेक्टम प्लस सिग्मोइड को रिजेक्ट करना है, ठीक है? कोलोएनल एनास्टोमोसिस आपने करनी होती है यूजिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये आप देख लेना, गूगल कर लेना ये क्या होता है, ठीक है? इसमें जो पेशेंट है वो रिमेन कॉन्टिनेंट रहता है, ठीक है? अब एलएआर में और एपीआर में जो है वो क्या डिफरेंस है? लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। सो दिस इज योर रेक्टम, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन 2, दिस इज योर डेंटेड लाइन दरमियान में, ठीक है? डेंटेड लाइन से ऊपर जो है वो ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपके स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया ये टोटल 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से क्योंकि दरमियान में ये आपकी डेंटेड लाइन आ जाती है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एनोरेक्टल रिंग, ठीक है? और इसको हम कहते हैं एनल वर्ज। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं एनल वर्ज, ठीक है? अब इस एनल वर्ज को देखते हुए आपने जो वो ट्रीटमेंट करना होता है। आपकी जो गाइडलाइंस है कि आपने कितना एरिया जो है वो रिमूव करना है, ठीक है? वो ये है कि
प्रिंसिपल फॉर द रेक्टल सर्जरी जो है, प्रोक्सिमल मार्जिन है वो शुड बी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और डिस्टल मार्जिन जो है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और रेडियल मार्जिन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अब कहते ही हैं कि अब आपका जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर ये है पूरा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और ये आपके ये स्फिंक्टर्स मसल है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया होना चाहिए, या यू कैन से कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है वो ऊपर ट्यूमर होना चाहिए, तब भी जो है आप एलएआर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो एलएआर का क्या है? एलएआर कहते हैं कि इफ ट्यूमर इज प्रेजेंट मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज, दिस इज, ठीक है, यहाँ तक। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ट्यूमर प्रेजेंट है, तब आप जो है वो एलएआर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अगर तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने स्फिंक्टर्स को बचाना होता है, ठीक है? इसमें पेशेंट जो है फिर कॉन्टिनेंट रहता है, इनकॉन्टिनेंट नहीं रहता। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास जो ट्यूमर है वो प्रेज़ेंट करते हैं डेंटेल लाइन के पास, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है? तो फिर आप जो परफ़ॉर्म करते हो, वो परफ़ॉर्म करते हो एपीआर, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, ठीक है? एपीआर इफ डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर। कुछ केसेज़ में आप जो है वो हाई एलएआर भी कर सकते हो, मतलब कि कुछ केसेज़ हैं जिसमें अगर ट्यूमर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तब भी आप जो है वो हाई एलएआर जो है परफ़ॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये बातें हैं कि एलएआर जो है आपने कब परफ़ॉर्म करना है, जब ट्यूमर का डिस्टेंस जो है वो एनल अर्थ से जो है वर्ज से जो है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है? अगर ये ट्यूमर जो है वो स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है, देन आपने जो है एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन जो है वो परफ़ॉर्म करनी होती है, ठीक है? पेरिनियल इसमें आपने क्या करना होता है, एलएआर में आपने क्या करना होता है, एलएआर में जो है बेसिकली आपने रिमूव द एंटायर सिग्मोइड एंड रेक्टम, ठीक है? कोलोएनल एनास्मोसिस आपने कर देनी है यूजिंग अ सर्कुलर स्टेपलर, पेशेंट रिमेन कॉन्टिनेंट, ठीक है? और इसमें जो है क्या करना है आपने एपीआर में, एपीआर में बेसिकली आप करते हो कोलोस्टमी कर देते हो आप, परमानेंट कोलोस्टमी पेशेंट में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? और इसमें जो है क्योंकि इन पेशेंट में जो है आप स्फिंक्टर मसल को रिमूव करते हो, तो पेशेंट जो है वो इनकम्पिटेंट रह जाता है, इनकंटीनेंट रहता है, तो इसलिए आपको परमानेंट कोलोस्टोमी जो है वो परफॉर्म करनी ही करनी पड़ती है, ठीक है? दूसरी बात, एलएआर हो या एपीआर हो, आपने टोटल मेसोरेक्टल एक्सिस लाजमी करनी है इन बोथ केसेस, एपीआर एंड एलएआर, ठीक है? क्या करना है? टोटल मेसोरेक्टल एक्सिस, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस ऑफ कैंसर अगेन, ठीक है? रिकरेंस चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर। अब अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज़ क्या है? तो एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यू है हमारा, अ 22 इयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द कोलिक एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंटेड मैक्यूल्स ऑन हिज लिप्स एंड द बक्कल मुकोसा। तो ये आपका क्या है? ये है आपका पीट्स-जेगर सिंड्रोम, और पीट्स-जेगर सिंड्रोम में विथ व्हाट इज़ द क्लासिक अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द सर्जिकल सिंड्रोम। सो दिस इज़ योर STK11 जीन जो है, इनकी म्यूटेशन जो है आपको देखने को मिलती है, बाकी नहीं है। A 10 years old child present with rectal bleeding anemia, रेक्टल ब्लीडिंग है, एनीमिया है, पैसेज ऑफ द मल्टीपल स्मूथ रेडिश पॉलिप्स पर रेक्टम, मतलब कि प्रोलैप्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो चाइल्ड में, इन्फेंट में कहाँ आपको प्रोलैप्स देखने को मिल रहा था? वो आपको जो है वो जुवेनाइल पॉलीपोसिस में जो वो देखने को मिल रहा था, और जुवेनाइल पॉलीपोसिस में कोलोनोस्कोपी रिवील्स न्यूमरस हेमाटोमेटस पॉलिप्स थ्रू अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मोस्ट कॉमन जो है वो रेक्टम है, लेकिन कहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हाट इज़ द क्लासिक जेनेटिक म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द जुवेनाइल पॉलीपोसिस? ये आपको बता भी दिया गया कि जुवेनाइल पॉलीपोसिस का सिंड्रोम है, और जेनेटिक म्यूटेशन आपको कौन सी देखने को मिलती है? तो हमने देखा था कि SMAD4 जो है आपको देखने को मिलती है। Next question is, a 58 years old man undergoes screening colonoscopy and 2.5 centimeter sessile polyp is found in the cecum. Biopsy confirmed colonic adenoma. Which specific histological subtype carry the highest malignant potential? Highest malignant potential किस टाइप में आपको देखने को मिल रहा था? Propagation to the colorectal adenocarcinoma ट्यूबर में नहीं, विलस यस, विलस में जो आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। A 65 years old man present with severe weakness, profound dehydration, and large rectal mass. Laboratory studies reveal a severe non-anion gap, metabolic acidosis, and profound hypokalemia.
caused by copious mucus secreting diarrhea, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म काजिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन दिस कंडीशन? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो रहा था, मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ दिस दीज सेल्स आर वेरी रिच इन बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा था जिसकी वजह से जो है आपको डायरेक्ट एक्टर लॉस ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, यही है इसका जो है आंसर है। तो आपको पेशेंट में जो है वो देखने को मिला है। डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ द मेटाबॉलिक, ये भी नहीं है। मैसिव एंडोजेनियस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, नहीं, ये भी नहीं है। इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 years old woman with confirmed familial adenomatous polyposis and severe dense carpet of the polyps through the rectum undergoes prophylactic surgery. What is the preferred surgical procedure to completely remove all at risk colorectal mucosa? सबटोटल कोलेक्टमी नहीं। अब देखो आपके फैप में क्या होता है, आपकी जो फैप है 100 से ज्यादा पॉलिप्स होते हैं, तो 100 से ज्यादा जब पॉलिप होंगे तो चांसेस है जो उसने पूरी की पूरी जो है कोलोन को इन्वॉल्व किया, तो सब टोटल कोलेक्टमी जो है नहीं बनती, ठीक है। इलियो रेक्टल एनास्टोमोसिस, तो ये वैसे भी नहीं बनता। सेगमेंटेड सिग्मोइडोस्कोपी, ये भी नहीं बनता, आपने सेगमेंट नहीं करनी होती। टोटल एब्डोमिनल कोलेक्टमी अलोन आपने नहीं करनी होती, बिकॉज ऑफ यू हैव टू परफॉर्म द इलियो पाउच इलियो बेनिनल जो है एनास्टोमोसिस जो है वो आपने करना था। प्रोक्टोलेक्टमी विद आईपीए जो है ये, दिस इज योर राइट आंसर। A 42 years old clinical researcher is reviewing the historical diagnostic criteria used to identify families with Lynch syndrome, hereditary non-polyposis colorectal cancer, जिसका दूसरा नाम है prior to routine genetic testing. Which of the following is not पार्ट ऑफ एम्स्टर्डम क्राइटेरिया 2 फॉर डायग्नोजिंग लिंच सिंड्रोम? तो एम्स्टर्डम टाइप 2 क्राइटेरिया में क्या देखा था? ऑप्शन ए है एटलीस्ट 3 रिलेटिव्स विद एचएनपीसी एसोसिएटेड कैंसर, हाँ ये इसका था, ठीक है। वन अफेक्टेड रिलेटिव मस्ट बी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ये भी था, ठीक है। वो दीस कैंसर मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 सक्सेसिव जनरेशन, ये भी था। रूटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन एपीसी जीन म्यूटेशन, तो ये इसका नहीं है, ये बेसिकली यहाँ नहीं बनता, यहाँ फिट नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर है। Next question, a 40 years old woman with diagnosed Lynch syndrome is discussing comprehensive risk reducing strategies with her surgical oncologist after recently undergoing prophylactic total colectomy for a metacoronous colon cancer. Which of the following additional prophylactic gynecological surgery is strongly recommended for this patient once she has completed childbearing? Total abdominal hysterectomy and bilateral sublingual oophorectomy. Yes, this is your right answer. बायलेटरल पार्शियल नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। प्रोफिलैक्टिक सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टमी लिविंग द ओवरीज इंटैक्ट नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि आपका एंडोमेट्रियम में भी कैंसर हो सकता है, आपके ओवरीज में भी कैंसर हो सकती है, तो आपको दोनों रिमूव करनी पड़ती हैं। रेडिकल बक्टमी नहीं, ये भी नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, a 52 years old man undergo routine colorectal cancer screening. He has no family history and ask about lifestyle factor that reduces the risk. Which of the following is protective against colorectal cancer? तो कौन से रिस्क फैक्टर जो है वो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं? हमने पढ़ा एनसेड्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डाइट इन हाई फाइबर्स, ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है। सेलेनियम का इंटेक, ये भी फैक्टर है। तो इनमें कौन कौन से जो है प्रेजेंट है? ओबेसिटी, यस, ओबेस जो है वो करवाती है हाई फाइबर डाइट, सो दिस इज योर राइट आंसर कि ये जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर है। स्मोकिंग भी करवाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ये भी करवाती है, so these are not options। अगला हमारा है, a 52 years old man undergo a surgery for colon carcinoma. Histopathology shows the tumor has evolved through the muscularis propria into the pericolic tissues। तो पेरिकोलिक फैट को इन्वॉल्व किया है, लेकिन रीजनल लिम्फ नोड है वो नहीं हुए में, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड है मतलब D3 है, ईस्टर्न मेटास्टेसिस है मतलब कि D4 है। तो D3 D4 से पिछली वाली जो स्टेज थी उसको हम कहते हैं डुकेस बी, ठीक है। या DC D भी कहते हैं इसको, तो दिस इज योर राइट आंसर, डुकेस। A 67 years old man report for months of fatigue, decreased appetite, and occasional vague abdominal discomfort. HB is 9.1 gram per deciliter, MCV is 72, iron deficiency anemia, microcytic anemia, and stool occult blood is positive. No change in bowel habits is noted. Which of the following is most likely involved? तो anemia जो है आपको IDA किस जगह देखने को मिल रहा था? लेफ्ट साइडेड वर्सेस राइट साइड को हमने देखा था, तो लेफ्ट साइडेड में जो है आपको बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो है वो obstruction phenomena की जो है वो सिम्टम देखने को मिल रही है, एंड लेफ्ट राइट साइड में जो है आपको एनीमिया एसोसिएटेड जो है वो देखने को मिलती है। सो स्टैंडिंग लोन जो है वो राइट साइड पर आता है, तो दिस इज योर राइट आंसर। अगला हमारा टॉपिक है, 61 years old man present with 3 months of intermittent crampy lower abdominal pain and progressive constipation alternating with stool habits, या ठीक है constipation है। he has recently noticed narrow caliber stools, ठीक है, and occasional right ब्राइट रेड ब्लड मिक्स विद स्टूल, ठीक है, व्हिच साइट इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, ठीक है। तो वो कह रहा है कॉन्स्टिपेशन है प्लस उसको जो नैरो कैलिबर स्टूल है वो देखने को मिल रहे हैं। सो कौन सी जगह पर हमें देखने को मिल रहे थे? तो ये हमें जो है वो
सीकम नहीं, सेंडिंग कोलोन नहीं, हेपेटिक फ्रैक्चर नहीं, ये सारे के सारे राइट साइड पर आते हैं। सिग्मोइड कोलोन इज योर राइट आंसर, जो कि आपकी लेफ्ट साइड पर आता है। और लेफ्ट साइड में क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड हैज अ स्मॉलर डायमीटर देन द राइट साइडेड कोलोन। तो ये सारी बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो a 59 years old man presented with 2 months of alter bowel habits and intermittent blood mixed with a stool. The examination is unremarkable and laboratory tests show no signal of abnormality. Which investigation was appropriate to establish the diagnosis? तो क्या बेस्ट इनिशियल जो है आपका हमेशा जो है वो कोलोनोस्कोपी रहा है, तो कोलोनोस्कोपी इज योर राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है बाद की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है a 66 years old man present with fatigue and intermittent right lower abdominal discomfort, HB 8.9 gram per deciliter with low MCV. Colonoscopy shows a malignant lesion in the ascending colon. A CT shows no distant metastasis and the lesion is considered resectable. What is the most appropriate treatment? Sigmoid colectomy, right hemicolectomy, abdominoperineal resection, total proctolectomy. So your right answer should be right hemicolectomy, क्योंकि ascending में जो है वो ट्यूमर बस आपका जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। A 59 years old man has a low rectal carcinoma. MRI shows a tumor involve the anal sphincter. Anal sphincter को involve किया हुआ है, ठीक है। And cannot be safely removed while preserving sphincter function, ठीक है। मतलब कि incontinency जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। Which surgical procedure is most appropriate? तो low anterior resection no. Low anterior resection हम तब परफॉर्म करते हैं जब आपका जो anal versus distance है वो should be greater than 5 सेंटीमीटर हो। बहुत ज्यादा रेयर केसेस में जो है वो हम 5.5 सेंटीमीटर को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। हार्टमैन प्रोसीजर नहीं। एब्डोमिनोपेरिनियल रिजेक्शन, दिस इज योर राइट आंसर, इसमें जो है आप ये परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। राइट हेमिकोलेक्टमी ये तो यहाँ पर बनता ही नहीं है, so this is your right answer. Next question है, a 62 years old man undergoes surgery for sigmoid carcinoma. Multiple resectable liver metastases are unexpected found during a laparotomy. There is no peritoneal or extrahepatic disease and the patient is otherwise stable. Which of the following is appropriate surgical strategy? अच्छा, मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली जो साइट है मेटास्टेसिस की वो लिवर है। तो अगर आपको ड्यूरिंग द सर्जरी मेटास्टेसिस देखने को मिल जाए लिवर में, तो आपने कभी भी सर्जरी को जो है वो अबैंडन नहीं करना होता है। आपने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, कोलोरेक्टल रिसेक्शन आपने करनी होती है, लेकिन आपने जो है फिर उसको पेशेंट को जो है वो टाइम देना है हील होने के लिए। जब वो पेशेंट कोलोरेक्टल सर्जरी से हील हो जाएगा, फिर आपने सेकंड स्टेज पर जो है वो उसकी सर्जरी करनी है और वो जो मेटास्टाइज लिवर जो होगा, पार्ट होगा, लेफ्ट लोब होगा, आपने उसको जो है वो रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर तो पहले ही बताया कि अगर तो 20% से ज़्यादा एरिया का आपको काटना पड़ रहा है, मतलब कि लिवर रिजेक्शन में आपने कोशिश करनी है कि 20% एरिया ऑफ द लिवर शुड बी इंटैक्ट, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो 15% तक आप जो है वो लिवर को रख सकते हो, ठीक है, स्पेयर कर सकते हो। तो आपने जो है वो सर्जरी जो है परफॉर्म नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने जो लेफ्ट साइड का जो लोब होता है उसको जो वेनस सप्लाई मिली होती है, उसमें आपने जो एम्बोलाइज़ेशन कर देनी है, ठीक है? एम्बुलेंस क्रिएट कर देना है, तो उसकी जो है वो फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। जब नेक्रोसिस होगी, जो आपका जो राइट लीवर है, वो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है? हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर आपने जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर देनी है। आपका जो डिज़ायर मास था वो आप अचीव कर लोगे, तो फिर आपने जो है वो सेकंड स्टेज में जो है मेटास्टेसिस जो लिवर है उसकी सर्जरी करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अबंडन कोलोरेक्टल रिसेक्शन, दिस इज योर नॉट आंसर। रिजेक्ट लिवर मेटास्टेसिस ओनली नहीं, ये भी नहीं आंसर। आपने कोलोरेक्टल की पहले परफॉर्म करनी है, फिर जब मदा हील हो जाएगा कोलोरेक्टल सर्जरी से, फिर आपने जो है लिवर मेटास्टेसिस की जो सर्जरी परफॉर्म करनी है। कोलोरेक्टल रिजेक्शन फॉलोड बाय स्टेज लिवर रिजेक्शन, सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। परमानेंट कोलोस्टोमी विदाउट ट्यूमर रिजेक्शन, ये नहीं आंसर, ठीक है, ये तो पैलिएटिव केयर में आ जाता है। बहरहाल, a 55 years old woman has recurrent episode of the facial flushing, watery diarrhea, and wheezing for the several months. A CT shows a small ileal mass with multiple hepatic lesion, and echocardiography revealed right-sided valvular fibrosis. Which substance is primarily responsible for these three findings? तो हिस्टामिन जो है कार्सिनोइड सिंड्रोम है, तो हिस्टामिन जो है इसमें रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये भी सारा ये वही पुरानी स्लाइड है, तो इसको हम जो है वो नहीं करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, एंड दैट इज़ योर आप जो है वो कीमोथेरेपी भी जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो कीमोथेरेपी में कौन-कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? कीमोथेरेपी में आपकी जो ड्रग्स आती हैं, वो फॉलफॉक्स आ जाती है, ठीक है? फॉलफॉक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल प्लस फोलिनिक एसिड प्लस इसमें द ऑक्ज़ालिप्लेटिन होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जीन है फॉलफिरी। फॉलफिरी में क्या होता है? 5-फ्लोरोयूरासिल होता है, ठीक है? प्लस इसमें फोलिनिक एसिड होता है। ऑक्ज़ालिप्लेटिन की जगह इसमें आइरिनोटिकेन होता है।
आई रिनोडेकेन होता है, ठीक है? उसके बाद कैपोइक्स आता है। इसमें क्या होता है? इसमें कैपिस्टाबीन होता है, प्लस इसमें जो है वो ऑक्ज़ालिलेटिन होता है, ठीक है? कीमोथेरेपी कब इंडिकेट है? तब जब आपके लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हों, ठीक है? T3, T4 स्टेज हो, ठीक है? एंड देयर इज़ अ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ये हो, ठीक है? और रेडियोथेरेपी भी जो आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ओनली फॉर रेक्टल कैंसर्स, ठीक है? सो दिस इज़ फ्रॉम कीमोथेरेपी एंड द रेडियोथेरेपी, ठीक है? तो ये था सारा आज का लेक्चर। होप सो जो अच्छे से समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगी आपकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह हम जो है अपेंडिक्स की तरफ आएँगे। कोशिश होगी जीआईटी की जितना भी पार्ट है वो मैं कवर कर दूँ इन वेकेशंस के अंदर अंदर ही, ताकि आपको जो है वो टाइम मिल जाए करने का। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।